अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्यूनिटी और उसकी डिफरेंट टाइप्स को। तो फिर बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसके अंदर सेल्स भी आते हैं, ऑर्गन्स और प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये सारी की सारे मिलकर ये कंपोनेंट्स यानी कि सेल ऑर्गन्स और प्रोटीन्स मिलकर हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट डिजीज काउजिंग एजेंट्स, पैथोजन से, इन्फेक्शन से और प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी के अपने सेल्स को। इम्यून सिस्टम कीप्स अ रिकॉर्ड, इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम से डिफेंड नहीं करता, फाइट नहीं करता, उसके साथ साथ ये क्या करता है, रिकॉर्ड भी रखता है हर उस एंटीजन का जो कि बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसकी रिकॉर्ड रखता है, उसकी मेमोरी को स्टोर करता है उस जिस भी टाइप का एंटीजन हो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम उसी एंटीजन की या उससे मिलते जुलते किसी पैथोजन की बॉडी के अंदर एंट्री हो तो उसके अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, उसका टाइम टेकिंग ना हो। हमेशा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, उसको समझने में टाइम लगता है कि किस टाइप का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट किस तरह से काम करना, ये किस जगह पर बॉडी के किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। जबकि सेकेंड टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें पता होता है हमारी बॉडी के सेल्स को, हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसको किस तरह से हमने हैंडल करना है, इससे उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। इम्यूनिटी का वर्ड एक लैटिन वर्ड्स इम्यून से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है फ्री ऑफ बर्डन। अगर बॉडी के केस में बात की जाए तो बॉडी के केस में फ्री ऑफ बर्डन का क्या मतलब है, बर्डन रेफर्स टू डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट। क्योंकि बॉडी के लिए तो बर्डन वही है जो कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि पैथोजन, उनके टॉक्सिक प्रोडक्ट जो कि बॉडी के लिए थ्रेटेबल हैं। तो उनसे जो फ्री ऑफ बर्डन होता है, उनसे जो बर्डन से छुटकारा होता है, वो होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी होती है या वो स्टेट होती है जो कि रेजिस्ट करती है, जो कि डिफेंड करती है डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, टॉक्सिक उनके जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा वो फूड जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, जिसके अंदर किसी भी टाइप के एंटीजन, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, डिजीज़ काउजिंग एजेंट प्रेजेंट है, एलर्जन जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, इसके साथ साथ टॉक्सिक केमिकल्स, पोलन, वो सारी की सारी एजेंट्स जो कि हमारी बॉडी को ट्रिगर करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, जनरेट करते हैं, उनके अगेंस्ट जो हर्डल क्रिएट करनी है, उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस, रुकावट बनना है, वो जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, उसको कहा जाता है इम्यूनिटी। मेन टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के लिए और भी टर्म यूज़ की जाती है, जैसे कि कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये सारी की सारी इनेट इम्यूनिटी के लिए टर्म यूज़ होती हैं। इसके साथ साथ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके लिए भी और टर्म यूज़ होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, डेवलप इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये सारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए टर्म यूज़ होती हैं। इनेट इम्यूनिटी की बात करें, ये वो इम्यूनिटी होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, इसको एक्वायर नहीं करना पड़ता, इसको हासिल नहीं करना पड़ता। ये जैसे ही बर्थ होती है यानी कि पैदाइश होती है, उसके साथ ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि एक्वायर इम्यूनिटी, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। ये वो इम्यूनिटी होती है जिसको हमारी बॉडी एक्वायर करती है, डिवेल्प करती है। कब? आफ्टर माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जब भी किसी टाइप का माइक्रोब का इन्फेक्शन होता है, पैथोजन की एंट्री होती है, उसके बाद हमारी बॉडी जो जिस टाइप की इम्यूनिटी को अडॉप्ट करती है उसे कहा जाता है एक्वायर और डिवेल्प इम्यूनिटी या अडॉप्ट इम्यूनिटी, और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनेट इम्यूनिटी को, वो इम्यूनिटी जो कि इंडिविजुअल के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, यानी कि पैदाइश के टाइम पर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको इनेट कहा जाता है और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरली इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, इसको एक्वायर नहीं करना पड़ता, इसको हासिल नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये इनेट इम्यूनिटी होती है। ये इम्यूनिटी क्या करती है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है, जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, पैथोजन की बॉडी के अंदर एंट्री होती है, तो सबसे पहले वहाँ पर उन्हें जो हर्डल क्रिएट करते हैं उनके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वो इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स को कंपोनेंट करते हैं। सबसे पहले उनका इनकाउंटर जो होता है वो इनेट इम्यूनिटी के
कंपोनेंट से होता है, इनके साथ टकराव होता है, इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये जो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, ये उसकी एंट्री को हमेशा माइक्रोब्स की एंट्री को रोकते हैं। इसके साथ साथ प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि ये किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो इनके बैरियर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि वायरस के अगेंस्ट इनका मोड ऑफ एक्शन एक स्पेसिफिक होगा, अलग होगा, बैक्टीरिया के अगेंस्ट अलग तरह से काम करेंगे, फंजाई को अलग तरह से डील करेंगे, पैरासाइट के अगेंस्ट जो मोड ऑफ एक्शन है या मैकेनिज्म है वो अलग होगा। ऐसा नहीं होता। हर टाइप के जो पैथोजन होता है उसके अगेंस्ट ही एक ही तरह से काम करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फास्ट एक्ट अगेंस्ट पैथोजन, इनका जो एक्टिवेशन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है विद इन और इन्हें एक्टिवेट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। यानी कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और हर वक्त प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जैसे ही किसी एंटीजन की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है तो इसके अगेंस्ट फ़ौरन से ये रिस्पॉन्स शो कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि फास्ट एक्ट करते हैं। इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज़ नॉट फॉर्म, इनका जो एक फ़ीचर है वो ये है कि इनके अंदर मेमोरी किसी तरह की मेमोरी प्रोड्यूस नहीं होती। एक बार इन्होंने किसी एंटीजन को इनकाउंटर कर लिया, उसको ख़त्म कर लिया, बॉडी से वो रिमूव हो गया, तो इनके अंदर किसी भी टाइप की मेमोरी प्रोड्यूस नहीं होती उस एंटीजन के अगेंस्ट। जब वो नेक्स्ट टाइम वही एंटीजन दोबारा से एंटर होता है तो ये दोबारा से उसके अगेंस्ट अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि इनके पास पहले से मेमोरी नहीं होती। अगर मैकेनिज़्म की बात करें कि इनेट इम्यूनिटी के मैकेनिज़्म किस तरह से होता है या बैरियर्स की कंपोनेंट्स की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी के 3 बैरियर्स होते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। अब इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर को, जिनमें हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है। ये क्रिटिकल एनाटॉमिकल बैरियर होता है पैथोजन के अगेंस्ट। स्किन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली स्किन के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है डर्मिस और ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मल। एपिडर्मल लेयर के अंदर कुछ एपिडर्मल लेयर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, और स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केराटिनोसाइट्स कहलाते हैं। केराटिनोसाइट्स के अंदर एक वाटर प्रूफ और पैथोजन प्रूफ प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन, जो कि इस पूरे के पूरे ऊपर वाले पार्ट को, स्किन के ऊपर वाले पार्ट को डेड कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी माइक्रोब की या पैथोजन की जो एंट्री होती है बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इस तरह से ये स्किन जो है वो एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर के तौर पर काम कर रही होती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ स्किन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्पेशियस ग्लैंड, जो कि एक वैक्सी ऑयली सब्सटेंस जिसे सीबम कहते हैं उसको रिलीज़ करते हैं। सीबम जो होता है वो प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। क्यों, किस तरह से करता है? ये सीबम के अंदर लैक्टिक एसिड और फैटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन की जो पीएच होती है उसको 3 और 5 के दरमियान में मेंटेन करते हैं। 3 और 5 यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक पीएच होती है, जिसकी वजह से जो भी जितने भी माइक्रोब्स हैं, ये स्पेशली बैक्टीरिया, उनकी जो ग्रोथ होती है वो हो नहीं पाती इतनी हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर। इस तरह से ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ स्किन के अंदर कुछ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वेट को रिलीज़ करते हैं। उनके अंदर स्पेशल टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। इस तरह से ये स्किन जो है वो हमारी बॉडी के एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर के तौर पर काम करती है, हमारी बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बैरियर है म्यूकस मेम्ब्रेन। बॉडी की ऑलमोस्ट जितनी भी कैविटीज़ है उन सब के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है। इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर भी, उसकी सरफेस के ऊपर भी म्यूकस मेम्ब्रेन ने शील्ड किया होता है, यानी कि उसको कवर किया होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक वाइटिश विस्कस फ्लूइड जिसे म्यूकस कहा जाता है उसको सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन प्रेजेंट होती है। ये म्यूसिन क्या करती है? एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आने वाले जितने भी पैथोजेंस होते हैं या एंटीजेंस होते हैं उनको ट्रैप कर लेती है। उसके बाद फिर क्या होता है, इसको कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है इसको। लोकेशन की बात करें कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये जितने भी हमारी
बॉडी के ट्रैक्स होते हैं, ओपन ट्रैक्स होते हैं, ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि नोज़ और माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है इसकी लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन की। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स लंग्स और ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्स स्टमक और इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यूरिनो जेनिटल ट्रैक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ईयर्स में, एक्सटर्नल ईयर्स में सिरोमन जिसे एयर वैक्स कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी में वर्क करता है एज अ फिजिकल बैरियर। ये कान में एंटर होने वाले डस्ट पार्टिकल्स माइक्रोब्स को ट्रैप करता है, उनकी अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है उन्हें, फिर इन्हें क्या करेगा, फ्लश आउट कर देता है बाहर की तरफ, और इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो भी कान के थ्रू पैथोजेंस की एंट्री हो रही होती है बॉडी की, उनके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाय फ्लशिंग आउट दैम। केमिकल बैरियर्स में आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, यानी कि स्टमक के अंदर जो एसिड HCl प्रेजेंट होता है वो केमिकल बैरियर के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके अलावा लाइसोजाइम, जो कि ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सिक्रेशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेशन होती हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। इंटरफेरोन्स हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप्स की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और उसके जो कंपोनेंट्स प्रोटीन्स होती हैं वो भी केमिकल बैरियर के तौर पर काम कर रही होती हैं। फीवर और इन्फ्लामेशन, ये भी सब के सब किसके अंदर आ जाते हैं, केमिकल बैरियर्स के अंदर आ जाते हैं। इंटरफेरोन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और उसके जो कंपोनेंट्स प्रोटीन्स हैं इनको ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। फीवर और इन्फ्लामेशन को एक अलग से वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज जो हम लोग कवर करेंगे, जो देखेंगे, जिनको डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास HCl इन स्टमक एंड लाइसोजाइम को। स्टमक हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल बैरियर के तौर पर काम कर रहा होता है, क्योंकि स्टमक की जो pH होती है वो 2 to 3 होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लो होती है, एसिडिक होती है। स्टमक का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इस वजह से, एसिडिक होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर स्टमक के अंदर कॉन्टीन्यूसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की सिक्रेशन होती है। इतनी लो pH होने की वजह से, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से जो पैथोजन के ग्रोथ होती है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती। इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल बैरियर के तौर पर काम कर रहा होता है। वो फूड जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, उस फूड के साथ जो भी फूड है, वाटर है जो हम लोग इंटेक करते हैं, उसके अंदर किसी भी टाइप के माइक्रोब्स पैथोजन प्रेजेंट है, वो कहाँ पर आते हैं, वो हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। जब वो स्टमक के अंदर आते हैं, यहाँ पर हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो पॉसिबल नहीं होती, और ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो माइक्रोब्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है इतने हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट केमिकल बैरियर है लाइसोजाइम। इस वर्ड को अगर स्प्लिट करें तो जाइम का वर्ड आया है इंजाइम से, एंड लाइसो मीन लाइसिस, ब्रेकडाउन। एक ऐसा इंजाइम जो कि ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलमोस्ट बॉडी के सभी टाइप की जो सिक्रेशंस होती हैं लाइक टेयर्स, स्लाइवा, उनके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी लाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए लाइसोजाइम के लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, बैक्टीरियोसाइडल इंजाइम। एक ऐसा इंजाइम जो कि बैक्टीरिया की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस तरह से करता है? अगर पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड, जो कि लिंक्ड होते हैं β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ये जो लाइसोजाइम है ये नैग और नैम के दरमियान में जो β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है ये उसको ब्रेक कर देता है। जैसे ही उसको ब्रेक करेगा तो इससे क्या होगा, सेल की जो इंटीग्रिटी होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती, क्योंकि जो सेल वॉल है वो ही डिस्ट्रॉय हो गई है। सेल की जो इंटीग्रिटी है मेंटेन नहीं रह पाती, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल रप्चर कर जाता है और एट द एंड सेल की लाइसिस हो जाती है। ये केस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट लाइसोजाइम का, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट लाइसोजाइम इस तरह से काम कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्ट शो करते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। अगर हम लोग ग्राम नेगेटिव के केस को डिस्कस करें, ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसीलिए नेगेटिव के ऊपर जो लाइसोजाइम का इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया के ऊपर लाइसोजाइम बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं कर पाता, काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में 1,3 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है नैग और नैम के दरमियान, जबकि लाइसोजाइम जो ब्रेक करता है वो β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करता है। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो लाइसोजाइम का
इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है, यानी कि बिल्कुल भी इफ़ेक्ट शो नहीं करता। ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बहुत कम करता है, जबकि हाईली जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। सेलुलर बैरियर की बात करें तो सेलुलर बैरियर में याद रखिएगा बी और टी सेल्स के अलावा, यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट्स के अलावा जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो सारे के सारे वर्क कर रहे होते हैं एज अ इनेट सेलुलर बैरियर के तौर पर, यानी कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर सेलुलर बैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसमें आ जाते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, वो सेल जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल। उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स और सारे के सारे ग्रैनुलोसाइट्स सब ही वर्क कर रहे होते हैं एज अ सेलुलर बैरियर इन इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर। इन सब को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम और जिसको एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ये वो सिस्टम होता है, वो इनेट सिस्टम होता है जो कि इन्फेक्शन के होने के बाद एक्टिवेट होता है। इन्फेक्शन के होने से पहले ये एक्टिवेट नहीं होता। एंटीजेनिक चैलेंज होने के बाद इसको हमारी बॉडी जो है एक्वायर्ड करती है, डेवलप करती है, अडॉप्ट करती है, मतलब कि इसको हासिल करती है। ये वो इम्यून सिस्टम है जो कि बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी इसको हासिल करती है, इसको एक्वायर्ड करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्वायर्ड और डेवलप इम्यून सिस्टम। जब पैथोजन हमारे सारे इनेट इम्यून सिस्टम के जो बैरियर्स होते हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं, तब वो एंटर होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर। और इसको एक्टिवेट होने के लिए भी, यानी कि ये इन्फेक्शन के 5 से 6 दिन के बाद एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि इनेट इम्यून सिस्टम के केस में होता है। जैसे ही माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोब या पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो फ़ौरन से इनेट इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या होता है, 5 से 6 दिन लगते हैं इसको एक्टिवेट होने के लिए, और फिर या ऐसे कह लें कि 9वें या 10वें दिन जाके ये उनके जो एंटीजेंस होते हैं या पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग इम्यून सिस्टम होता है। बहुत से ऐसे एंटीजेंस होते हैं जिनके अगेंस्ट हमारा ये जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। वैसे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स को शो करता है। ऐसा कोई एंटीजन होता ही नहीं है कि यानी कि वो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में आए और फिर भी वो बच जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस में होते हैं जिसमें अफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को ये अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं कर पा रहा होता है, जैसे कि कोरोना का केस ले लें। कोरोना केसेस में क्या होता था कि हमारा ये अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाता था, क्योंकि इसको इफेक्टिव रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसको टाइम नहीं मिलता था। हमारा जो कोरोना वायरस था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वायरस था। ये इस तरह के और भी बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो इसको टाइम ही नहीं दे पाते कि जो है वो एक्टिवेट हो सके। उससे पहले ही वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेयर, पेशेंट्स की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेयर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो वो पर्सन है जिसके अंदर वो एंटीजन या वो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनको एक्टिवेट होने के लिए 5 से 6 दिन का टाइम चाहिए होता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी के अगर मेन कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं बी और टी सेल्स। टी सेल्स की सारी टाइप्स, यानी कि मेमोरी टी सेल्स, इफेक्टर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स, यानी कि सारी टाइप्स आ जाती है टी सेल्स। बी सेल्स की भी दोनों दो टाइप्स होती हैं, दोनों की दोनों आ जाएंगी। प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ साथ मेमोरी सेल जो कि मेमोरी को स्टोर करेंगे। टी सेल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसके साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यही वो सेल्स हैं, एपीसीज यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही किसी भी एंटीजन की प्रोसेसिंग करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे और फिर टी सेल्स के सामने लेकर आएंगे, उसको पेश करेंगे। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अगर कुछ यूनिक फीचर्स को, करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया जाए तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिक करेक्टर है वो है स्पेसिफिसिटी। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है एंटीजन के अगेंस्ट। ऐसा नहीं होता है कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो हर टाइप के एंटीजन को एक ही तरह से डील कराओ, जैसे कि हम लोगों ने इनेट इम्यून सिस्टम के केस में देखा था। इनेट इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो उसके जो बैरियर्स होते हैं, लाइक स्किन, स्किन किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन या माइक्रोब के लिए फिजिकल बैरियर के तौर पर काम नहीं कर रही होती।
स्किन का काम होता है कि हर टाइप के एंटीजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, पैरासाइट हो, उनको बॉडी में एंटर होने से रोकना, एज अ फिजिकल बैरियर के तौर पर उनके रास्ते में हर्डल क्रिएट करना। जबकि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर कंपोनेंट एक पर्टिकुलर एंटीजन के डील कर रहे होते हैं। वायरस को डील करने का वे इनका सेपरेट होता है, बैक्टीरिया की अगेंस्ट जो है वो अलग तरह से इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे होते हैं, फंजाई को अलग तरह से हैंडल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पैरासाइट है, पैरासाइट के अगेंस्ट जो इनका काम करने का तरीका होता है वो एक अलग होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, वो एक पर्टिकुलर एंटीजन को, एक पर्टिकुलर माइक्रोब को टारगेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि ये क्लोजली रिलेटेड जो एंटीजन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये उनके दरमियान भी डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, यानी कि उनके दरमियान भी फ़र्क कर लेते हैं और उनकी अगेंस्ट एक अलग से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। डाइवर्सिटी मीन तादाद, रेंज, कि कितने रेंज में ये काम करते हैं, रेंज ऑफ एंटीजन क्या है जिनके अगेंस्ट ये काम करते हैं, जिनके अगेंस्ट ये एक्टिवेट होते हैं। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी जो डाइवर्सिटी रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर ये एंटीजन्स को, माइक्रोब्स को टारगेट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इनका जो डाइवर्सिटी रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना। कुछ एंटीजन्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेल्फ एंटीजन कहा जाता है। ये हेल्थी और बेनिफिशियल एंटीजन होते हैं जिनका एक अपना खास, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स होते हैं, RH फैक्टर जो कि आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, HLA एंटीजन जो कि हमारे सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब जो एंटीजन्स होते हैं ये बेनिफिशियल एंटीजन्स होते हैं, ये हेल्दी एंटीजन्स होते हैं जो कि हमारी अपनी ही बॉडी के होते हैं, हमारे सेल्फ एंटीजन्स होते हैं। तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये भी है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करना। ऐसा नहीं है कि हमारे खुद के एंटीजन जो पॉजिटिव एंटीजन है उनके अगेंस्ट भी एक्टिव हो जाएगा, नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है कि अपने बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है वो कौन से हैं, नॉन सेल्फ एंटीजन कौन से हैं, और फिर जो नॉन सेल्फ एंटीजन है उनके अगेंस्ट ये एक्टिवेट होता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी का एक और बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है, वो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को प्रोड्यूस करना। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का क्या मतलब है, जब भी किसी एंटीजन का, किसी पैथोजन का, माइक्रोब का बॉडी में फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है, फर्स्ट टाइम एंट्री होती है, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ उसको किल करने के लिए, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारे जो सिस्टम होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते। हमारे अडेप्टिव जो सिस्टम है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट नहीं होता। सिर्फ उसको किल करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ क्या करता है, उसकी मेमोरी को स्टोर कर लेता है। उसके हर टाइप के जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके जो भी फीचर्स हैं, उन सब को स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी के अंदर, महफूज कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम उससे मिलता जुलता एंटीजन या वही एंटीजन जब सेकेंड टाइम बॉडी के अंदर एंटर हो तो उसका रिस्पॉन्स में, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में या एक्टिवेट होने के लिए ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े, हमारी बॉडी से उसको एलिमिनेट करने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। फर्स्ट इनकाउंटर जो होता है वो, उसमें अडेप्टिव इम्यून जो होता है उसको एक्टिवेट होने के लिए हमेशा टाइम लगता है, 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। लेकिन इस सेकेंड इनकाउंटर में जब ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी स्टोर होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की वजह से ही जो सेकेंड इनकाउंटर में वो फ़ौरन से अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव होने, क्योंकि उसको सारा कुछ पता होता है कि किस टाइप का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट हमने किस टाइप के वेपन्स को यूज़ करना है, इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है। फर्स्ट इनकाउंटर हमेशा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उसमें हमारे जो अडेप्टिव इम्यून के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको टाइम लगता है समझने में कि ये किस टाइप का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट किस सेल ने एक्टिव होना है, इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, किस तरह से किल करना है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी जो रेजिडेंसी होगी वो कहाँ पर होगी। ऐसा नहीं होता जो भी एंटीजन या पैथोजन आ रहा है वो हर एक ही टाइप के रेजिडेंसी, यानी कि एक ही टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो। अलग अलग बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, वो वहाँ पर जाके रेजिडेंसी लेते हैं, यानी कि वहाँ पर जाके रिहाइश अपनी इख्तियार करते हैं। तो जैसे ही सेकंड टाइम पर एंटीजन आएगा, हमारे बॉडी के जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, उसको पता होगा कि ये इस टाइप का एंटीजन है या इससे मिलता जुलता, इस फैमिली से बिलोंग करता हुआ एंटीजन है, हमने इसके अगेंस्ट इस तरह से एक्टिव होना है और इसको इस तरह से किल करना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा
यूनिक फीचर है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। अडेप्टिव इम्यूनिटी को दो मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसको एएमआई भी कहते हैं। एएमआई क्यों कहते हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, बताते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसके लिए सीएमआई का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी को इन ब्रांचेस के अंदर क्यों डिवाइड किया गया? एक्चुअली बॉडी में किसी भी पैथोजन की जो रेजिडेंसी होती है या रिहाइश, वो दो मेन जगहों पर होती है, विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। या तो वो सेल के अंदर रहेंगे या फिर सेल के बाहर रहेंगे। हर पैथोजन की जो रहने की जगह होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक HIV वायरस है, वो टारगेट करते हैं हमारे टी सेल्स को। हेपेटाइटिस की अगर रेजिडेंसी की बात करें, हेपेटाइटिस वायरस की अगर रेजिडेंसी की बात करें तो वो लिवर में होती है। रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है वो टारगेट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को। इसी तरह बहुत से ऐसे पैथोजन हैं, बहुत से ऐसे माइक्रोब है जिनका जो मस्कन होता है, जो रहने की जगह होती है, वो हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो होते हैं। तो हर पैथोजन की, हर माइक्रोब की जो रहने की जगह है वो हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट जगहों पर होती है, विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। तो इसी वजह से जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, इसको भी दो मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। यानी कि लोकेशन की बेस पर अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड है। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल ह्यूमरल का वर्ड यूज़ होता है बॉडी फ्लूइड्स के लिए। वो इम्यूनिटी जो कि हमारी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर, ब्लड हो गया, लम्फ्स हो गया, उनके अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, वो होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो होती है जो कि विद इन द सेल अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। अब इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। अगर मेडिएटर्स की बात करें कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन से मेडिएटर्स होते हैं, तो ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ये बी सेल्स की वजह से होती है। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ को सिक्रिएट करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है और वो वहीं पर प्रेजेंट रहती है। वहाँ पर जो भी एंटीजन पैथोजन प्रेजेंट होगा उसको टारगेट करेगी। तो इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि वो इम्यूनिटी जो कि ह्यूमर्स के अंदर, जो कि ब्लड के अंदर, फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। तो इसलिए इसको एएमआई भी कहा जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसको कहा जाता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? ये सेल्स की वजह से होती है। वो कौन से सेल्स होते हैं? ये टी सेल्स की वजह से होती है। मेन कंपोनेंट्स की बात करें कि एचएमआई के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एंटीबॉडीज़, जो कि सिक्रिएट करते हैं बी सेल्स। एंटीजेंस क्या करते हैं? जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर उनकी एलिमिनेशन कर देते हैं बॉडी से। सीएमआई के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं किलर सेल्स, यानी कि टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हियर रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनके सेल्स। मैं नेचुरल किलर सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक किलर सेल्स होते हैं, यानी कि वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। जबकि यहाँ पर टीसी सेल जो हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो स्पेसिफिक किलर सेल्स होते हैं और वो सीएमआई का पार्ट होते हैं। याद रखिएगा, नेचुरल किलर सेल्स भी किलर सेल्स हैं, लेकिन वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। टीसी सेल जो हैं वो सीएमआई का पार्ट होते हैं, सीएमआई के कंपोनेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इसके साथ साथ एपीसी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? डेफिनेटली जहाँ पर भी टी सेल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि टी सेल को हमेशा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत ही ज़्यादा वीआईपी सेल्स हैं, जिन्हें काम करने के लिए फुल प्रोटोकॉल चाहिए होता है और फुल प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं। और प्रोटोकॉल कौन देता है? वो प्रोटोकॉल देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीजन प्रोसेसिंग। एंटीजन प्रोसेसिंग क्या होता है? यानी कि एंटीजन की ब्रेक डाउन कर देना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो जो एएमआई है उसके अंदर एंटीजन प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर द प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन। ये वैसे ही खुद से काम स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं उसके साथ जाके बाइंड करती हैं और फिर उसकी जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रॉय करती हैं और उसको फिर एलिमिनेट करती हैं। ये सारा काम खुद से करते हैं। सीएमआई के अंदर टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सीएमआई जो होती है वो टी सेल्स के थ्रू होती है, तो डेफिनेटली टी सेल्स को हमेशा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। उसको प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि इसको एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड एंटीजन चाहिए होती है। टी सेल्स कभी भी नॉन प्रोसेसिंग एंटीजन के ऊपर काम नहीं करते।
जब तक कि उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करके एंटीजन पेश ना की जाए, एमएससी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट करके पेश ना की जाए। तो ये काम कौन करते हैं? ये हमेशा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करते हैं। किसी भी एंटीजन को वो देखेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, फिर एमएससी मॉलिक्यूल के ऊपर उसे प्रेजेंट करेंगे। ऐसे कह लें कि प्लेट के अंदर रख के पेश करते हैं। एपीसीज जो होते हैं, फिर टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैंने इसके ऊपर काम करना है या नहीं। फिर वो जब देख लेते हैं कि भाई मुझे फुल प्रोटोकॉल मिल गया, फिर वो क्या करते हैं? अपना काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट। एएमआई किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये हमेशा सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि आउटसाइड द सेल जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, वहाँ पर जितने भी टाइप के माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जो एचएमआई है या एएमआई है, वो हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है, पैथोजेंस हैं, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। जबकि सीएमआई जो है वो इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल, फंगस, वायरस, इनके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एएमआई जो है वो इन्वॉल्व होती है हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2 और 3 के अंदर, जबकि सीएमआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 के अंदर इन्वॉल्व होती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, एएमआई जो है वो कैंसर के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि सीएमआई जो है वो ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती है। तो इसलिए ये कैंसर सेल्स के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक है एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जिसमें खुद की बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो एक रोल प्ले करता है। ये तब एक्टिव होती है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी तब बिल्ड होगी बॉडी के अंदर जब किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या पैथोजन की बॉडी के अंदर एंट्री होगी, चाहे उसके अंदर डिजीज काउजिंग एबिलिटी हो या ना हो। पैसिव इम्यूनिटी में खुद का इम्यून सिस्टम तो रोल प्ले नहीं करता, खुद की जो बॉडी होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि किसी दूसरे पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है उससे इम्यूनिटी हासिल की जाती है, या किसी दूसरे वे से इम्यूनिटी को जनरेट करवाया जाता है बॉडी के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी आगे से फर्दर दो के अंदर डिवाइडेड है। एक है नेचुरल इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी कौन सी होती है? जब किसी भी तरह का एंटीजन है, जो पैथोजन है, वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, उसके अंदर डिजीज काउजिंग एबिलिटी और हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, टी सेल्स की एक्टिवेशन करता है। यानी कि हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो ही सारी चीज़ों को बिल्ड कर रहा होता है, एंटीबॉडीज़ को भी, सेल्स की एक्टिवेशन भी कर रहा होता है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, यानी कि जो सोर्स है, जो पैथोजन की एंट्री हो रही है वो भी नेचुरल वे से हो रही है, और जो खुद की बॉडी या उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करी है वो भी नेचुरली ही है। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि जो पैथोजन है वो आर्टिफिशियल वे से आ रहा होता है। आर्टिफिशियल वे से कैसे आ रहा होता है? जब हमारी वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, कोई भी डेड पैथोजन है या एक ऐसा पैथोजन जिसके अंदर डिजीज़ काउजिंग एबिलिटी नहीं है, यानी कि उसकी जो विरुलेंस जीन्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसको रिमूव करके फिर हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, ताकि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो सके, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो जनरेट कर सके, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रियल एनिमी, रियल पैथोजन की हमारी बॉडी के अंदर एंट्री हो, तो पहले से हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट मेमोरी प्रोड्यूस हो चुकी होती है, उसके अगेंस्ट फ़ौरन से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करे, उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े। तो ये होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें जो पैथोजन की एंट्री होती है वो आर्टिफिशियल वे से होती है, लेकिन इम्यून सिस्टम के अंदर जो एक्टिवेशन होती है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है या सेल्स की जो एक्टिवेशन होती है वो नेचुरली होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू होती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है आईजीजी एंटीबॉडीज़ की। आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो कि मदर की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। आईजीजी के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके डिवेलपिंग फीटस, यानी कि जो मदर की बॉडी के अंदर फीटस डिवेल्प हो रहा है, उस तक पहुंचती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, वहाँ पर पहुंचती है, और वहाँ पर जाके जो फीटस होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट।
तो ये होती है नेचुरल। इसमें जो फीटस है उसकी बॉडी के अंदर आईजीजी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, वो मदर की बॉडी के अंदर, मदर के इम्यून सिस्टम के अंदर जनरेट होती है आईजीजी, फिर वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, फीटस तक पहुंचती है, फीटस के सर्कुलेशन में जाके वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है आईजीए एंटीबॉडीज़ की। आईजीए एंटीबॉडी जो कि क्लस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लस्टम में क्या होता है कि आईजीए जो कि मदर की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होता है विया मिल्क। जब मदर बेबी को फीड करवाती है तो आईजीए जो कि मदर की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो उस मिल्क के थ्रू, उस क्लस्टम के थ्रू मदर से बेबी की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस तरह से वो वहाँ पर जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ दोनों ही केसेस में बेबी की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, यानी कि बेबी का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो आईजीए और आईजीजी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। ये दोनों कहाँ से, मदर से ट्रांसफ़र हो रही थी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो कि दूसरे सोर्सेज या किसी दूसरे इंडिविजुअल से ट्रांसफ़र होती है किसी दूसरे पर्सन के अंदर। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है कि पहले से प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ को किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, ताकि उस इंडिविजुअल की बॉडी में इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जाए। इसकी एग्जांपल है एंटी इम्यून सीरम एंटीबॉडीज़।